हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के जेई एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप कि आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर के हमारे कंसेप्ट वीडियोस जरूर देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो उनको जाकर देख लो। अदरवाइज आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे जो हम आज के क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। तो आज हमारा बेसिकली एक एप्लीकेशन है कि कैसे उन कंसेप्ट्स को हम क्वेश्चंस में जो जेई में आए हुए हैं उनमें यूज कर सकते हैं। तो आपको लास्ट तक मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करते जाना है और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको आज लगता है वो भी नोट डाउन करते जाना है और सब कुछ अच्छे से सीखते हुए जाना है। आर यू रेडी विद योर पेन एंड पेपर? चलिए बच्चों, आज का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है और जो जेई मेन जुलाई 25, 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। इसमें बोला गया है इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। आउट ऑफ 10 अ स्टूडेंट कैन गेस द आंसर ऑफ 4 क्वेश्चंस करेक्टली with probability 3/4 and the remaining 6 questions correctly with probability 1/4. If the probability that the student guesses the answers of exactly 8 questions correctly out of 10 is 27 k by 4 की पावर 10, then k is equal to। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है 10 क्वेश्चंस है उसमें से एग्जैक्टली 8 क्वेश्चंस करेक्टली गैस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें गिवन है। तो वो हम अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे और इससे कंपेयर कर लेंगे, फिर हमारा के का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप के चीज़ें दी हुई है, 2 टाइप से। एक तो बोला गया कि जो 4 क्वेश्चंस हैं उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है और जो अदर 6 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, जो 4 क्वेश्चंस हैं उनके हर एक क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ये गिवन है हमें 3/4। ठीक है, तो यहीं से रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। जो 4 क्वेश्चंस है ना पहले, तो वो तो या तो रॉन्ग हो सकते हैं या फिर करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी ये है, तो रॉन्ग की क्या होगी 1 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा आपका 1/4। अब बात करते हैं जो 6 क्वेश्चंस है ना, उनमें भी जो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी गिवन है, यहाँ पर गिवन है 1/4। तो इन 6 क्वेश्चंस में से रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्वेश्चन की, वो हो जाएगी आपकी 3/4। ठीक है, अब इसमें से बोला गया है कि जो 10 क्वेश्चंस है उसमें एग्जैक्टली 8 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। दैट मीन्स हमारे 2 क्वेश्चंस एग्जैक्टली रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 10 करेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू जाए तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, बहुत सारे केसेस बनेंगे। बट अगर हम बात करें 2 रॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो हमने ये वाला सेक्शन माना है, ठीक है, इसको मैं नेम दे देता हूं ए और इसको मैं नेम दे देता हूं बी। ठीक है, तो ए के अंदर है 4 क्वेश्चंस और बी के अंदर है 6 क्वेश्चंस। तो ऐसा हो सकता है कि जो दोनों इनकरेक्ट या रॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हमने ए से कर दिए। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि बी से कर दिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ए से और एक बी से रॉन्ग कर दिए। ठीक है, तो इनको मैं 3 केसेस के फॉर्म में लिख लेता हूं। तो फर्स्ट केस क्या है, बोथ रॉन्ग फ्रॉम ए, और सेकंड क्या है, बोथ रॉन्ग फ्रॉम बी, और थर्ड केस बनेगा हमारा वन रॉन्ग फ्रॉम ए एंड वन रॉन्ग फ्रॉम बी। ठीक है, तो ये वाले केसेस बनेंगे। बस इसी की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इन तीनों केसेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी ऐड करके, क्योंकि और के साथ है, या तो ये केस हो जाए तब भी हमारे एग्जैक्टली 8 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, या फिर ये वाला हो जाए कि भाई दोनों के दोनों क्वेश्चंस बी से कर रॉन्ग हो
तो भी हमारे 8 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे और इस केस में भी हमारे 8 क्वेश्चंस एग्जैक्टली करेक्ट होंगे। तो इन सभी की अगर प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया जाए तो हमारी ये वाली प्रोबेबिलिटी जनरेट होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहीं पर लिख देते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 27k/4 इक्वल्स टू। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो बोथ रॉन्ग फ्रॉम ए, इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ केस लिखा है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी देखते हैं। ए के अंदर हमारे 4 क्वेश्चंस, ठीक है, तो 4 में से 2 क्वेश्चंस रॉन्ग करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 4 में से 2C2 है ना, तो 4 में से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए और इनको रोंग करना है। दैट मीन्स रोंग वाली प्रोबेबिलिटी हमें यूज करनी है। तो रोंग वाली क्या है, जब हम 4 क्वेश्चन के वाला केस देख रहे हैं ना फ्रॉम ए, तो यहाँ पर रोंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 और कितने क्वेश्चंस रोंग है 2, और 2 अगर रोंग है तो 2 करेक्ट भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3/4 है करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, उसकी पावर भी कितनी आ जाएगी 2। अभी हमने सिर्फ 4 क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो सेक्शन ए से थे, और जब हम बात करें कि बोथ रॉन्ग फ्रॉम ए है, दैट मीन्स जो बी वाले सेक्शन है ना, जिसमें 6 क्वेश्चंस की अलग से प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो वहां से सारे के सारे सही होने चाहिए। ठीक है, तभी तो हमारे 8 क्वेश्चंस एग्जैक्टली करेक्ट होंगे। तो यहां पर जो करेक्ट वाली प्रोबेबिलिटी है 1/4, उसकी पावर कितनी आएगी 6। ठीक है, तो ये वाला केस हुआ हमारा जब बोथ रॉन्ग फ्रॉम ए की बात कर रहे हैं। और जब हम बोथ रॉन्ग फ्रॉम बी की बात करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि बी के अंदर 6 क्वेश्चंस है, 6 में से 2 रॉन्ग करने हैं। रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6 वाले, उसमें 3/4, तो 3/2 की पावर 2, क्योंकि 2 क्वेश्चंस रॉन्ग करने हैं। ठीक है, तो करेक्ट कितने करने हैं बी वाले पार्ट से, करेक्ट करने हैं 4। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है करेक्ट होने की 1/4 की पावर 4 इनटू, अभी ये हमने सिर्फ 6 क्वेश्चंस के बारे में बात की है, तो जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस है फ्रॉम ए है ना, वो सारे के सारे करेक्ट होने चाहिए, तभी हमारा ये सेकंड वाला केस सेटिस्फाई होगा। तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस है 4। अभी हमारे 2 केसेस कवर हो गए। अब थर्ड केस की बात करते हैं, जब हमारा एक क्वेश्चन रॉन्ग है ए से और एक क्वेश्चन रॉन्ग है बी से। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस में से एक रॉन्ग है, दैट मीन्स 4C1, और रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, और कितना क्वेश्चन रॉन्ग होना है 1, और करेक्ट कितना होना है, रिमेनिंग करेक्ट होने चाहिए, दैट मीन्स 3/4 करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी की पावर होनी चाहिए 3। ठीक है, तो ये लिखा हमने जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 रॉन्ग फ्रॉम ए एंड 1 रॉन्ग फ्रॉम बी। ठीक है, तो बी में से भी हम क्या करेंगे 6 क्वेश्चन में से एक चूज करेंगे, और रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, उसकी पावर 1, और 1/4 करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उसकी पावर 5। ठीक है, तो ये हमारे तीनों केसेस कवर हो गए। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, लंबी सी लिख रही है, बट एग्जाम में अगर मार्क्स लाने हैं तो आपको कैलकुलेट करना ही होगा। लेकिन आप इतना नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर हर जगह डिनोमिनेटर में 4 की पावर 10 जरूर बन रही होगी, क्योंकि 10 क्वेश्चंस थे, और आप देखो हर एक के नीचे क्या है 4 4 4 है सब जगह, तो 4 तो हमेशा बन ही रहा होगा पावर 10। ठीक है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 6, तो 4 की पावर कितनी हो गई टोटल 10। ठीक है, और न्यूमरेटर में भी अगर आप देखोगे तो बहुत जगह 27 आपको कॉमन आके मिलेगा, और अंदर आ जाएगा आपका 479। तो ये बेसिक कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। तो 27 से 27 कैंसिल, 4 की पावर 10 से 4 की पावर 10 कैंसिल, तो यहाँ से आपका बच जाएगा k = 479। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है तो इस तरीके से आप मेंशन कर दोगे और आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जो अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है। यहाँ पर बोला गया है एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, ईच यूनिट मस्ट फंक्शन इंडिपेंडेंटली फॉर द इंस्ट्रूमेंट टू ऑपरेट। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट यूनिट फंक्शंस इज 0.9 and that of the second unit is 0.8. The instrument is switched on and it fails to operate. If the probability that only the first unit failed and second unit is functioning is P, then 98P is equal to. यहाँ पर एक
सर्किट बोर्ड या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप का कुछ दिया हुआ है, तो वहाँ पर 2 यूनिट्स है, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर से, तो उनके प्रॉपर फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटीज़ हमें गिवन है, ठीक है। तो हम वो भी कैलकुलेट कर लेंगे कि वो कब फेल हो रही होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। और ये गिवन है कि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हैं, बट जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है उसको फंक्शन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए दोनों के दोनों हमारे सही से काम करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट है स्विच ऑन किया गया लेकिन ऑपरेट होने से, है ना, फेल हो गया, वो सही से काम नहीं किया। और इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट यूनिट फेल हुई है और सेकंड यूनिट फंक्शन काम कर रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी P है, तो हमें 98P कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो ये यूनिट्स हैं उनको मैं 1 और 2 नेम दे देता हूँ। तो जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, इस तरीके लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट फंक्शनिंग, ठीक है, तो वो कितनी है 0.9। तो इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 I बार, है ना, इसको रोमन लेटर्स में मैं लिख रहा हूँ, तो I मीन्स 1 और 1 बार मीन्स फर्स्ट यूनिट वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो कैसे आएगी, फर्स्ट यूनिट वर्क कर रही है, उसकी 0.9 है, तो 1 माइनस 0.9 विच विल बी 0.1। सिमिलरली सेकेंड यूनिट फंक्शन कर रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8, ठीक है। और सेकेंड यूनिट वर्क नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.2, है ना, 1 माइनस 0.8 करेंगे तो 0.2। अब हमें बात करनी है कि जो हमसे पूछा गया है उसकी बात करते हैं। अच्छा, एक इवेंट और एज्यूम कर लेते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो फेल हो गया, ठीक है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ F से। तो ये कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं फेल्स टू ऑपरेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उस पर अब फोकस करते हैं। तो क्या पूछा गया है कि इनफैक्ट दिया हुआ है स्मॉल p, ठीक है। तो क्या गिवन है ये कि ओनली द फर्स्ट यूनिट फेल्ड, तो फर्स्ट यूनिट फेल हो गई, इंटरसेक्शन सेकेंड यूनिट सही से काम कर रही है, ठीक है। तो फेल को मैंने बार से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये इसकी तो प्रोबेबिलिटी गिवन है। और हुआ क्या है, ऑलरेडी पता है कि इंस्ट्रूमेंट स्विच ऑन किया गया और वो फेल हो गया है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको लिख देंगे हम गिवन F मीन्स इंस्ट्रूमेंट फेल ही हो गया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, P, स्मॉल p। अब यहाँ पर अगर इसको थोड़ा ओपन करें तो कैसे बनेगा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ I बार इंटरसेक्शन सेकेंड मीन्स फर्स्ट ऑपरेट नहीं हुआ, फंक्शन नहीं किया, सेकेंड सही से काम कर रहा है, इंटरसेक्शन F मीन्स फेल हो गया, उसके साथ इंटरसेक्शन, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल्स टू P, ठीक है। तो ये बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है, आप मान सकते हो, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर आप यूज करोगे। तो जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F मीन्स फेल हो गया है, तो कितने तरीके से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो फेल हो सकता है, अब उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F कैसे निकलेगी कि भाई अगर हमारा फर्स्ट वाला जो यूनिट है वो फेल हो गया और सेकंड वाला काम कर रहा है, तो भी हमारा ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि सेकंड वाला फेल हो गया है, सही से फर्स्ट वाला काम कर रहा है, तब भी हमारा ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बीच में प्लस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही यूनिट हमारे फेल हो गए, ठीक है, तब भी ओवरऑल जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम नहीं करेगा। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम ऐड कर दे तो हमारे ये तीनों वे केसेस है जब वो हमारा इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर अब हमें बताया गया है कि जो यूनिट है मस्ट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है। तो एक के फेल होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ रहा है, हालांकि एक अगर फेल हो गया तो ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएगा, ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन जो यूनिट्स हैं उनके आपस में इंडिपेंडेंसी है। दैट मीन्स एक के ना होने से सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपको पता ही है, इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ I इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, सेकेंड यूनिट काम नहीं कर रही है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट काम नहीं कर रही है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट भी काम नहीं कर रही है, ठीक है। और इनकी वैल्यूज तो हमें यहाँ पे पता ही है, चलिए जल्दी से पुट कर देते हैं। तो I बार ये आ जाएगा 0.1 इनटू इसकी वैल्यू कितनी है 0.8,
यहाँ पर आ जाएगा 0.9 इंटू ये आ जाएगा 0.2 प्लस लास्ट वाला केस है दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स 0.1 0.2। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पर सिंपली आपका क्या आ गया 0.08 प्लस 0.18 प्लस 0.02, ठीक है। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 और ये 0.08 है तो 0.28 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें न्यूमरेटर की तो डिनोमिनेटर तो हमने सोल्व कर लिया है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर की बात करें तो जो ये वाला पार्ट है इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है कि वो फेल हो गया है ऑपरेशन, है ना, कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो फेल ही हो गया है, उसके साथ इंटरसेक्शन। तो हमारा जो फेवरेबल वाला पार्ट है ना इसका इसके साथ कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये 3 तरीके हैं फेल होने के, और जो कंडीशन दी हुई है कि किस तरीके से फेल हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी P है, तो वो इस तरीके से हुआ है कि फर्स्ट ऑपरेट नहीं किया, सेकंड ऑपरेट सही से कर रहा है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है हमारी 0.8। तो ये हमारा न्यूमरेटर में आएगा फेवरेबल, और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.08, ठीक है, यहाँ से मैं मेंशन कर रहा हूँ, और ये आ जाएगा 0.28। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 2/7, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया है 98p, तो ऊपर नीचे है ना दोनों साइड 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 98p विल बी 2/7 इंटू 98, ये जाएगा 14 टाइम्स, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 28, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 28। क्लियर है इतनी बात। चलिए एक और प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है और जो जेईई मेन में पूछा गया है। 4 fair dice are thrown independently 27 times. Then the expected number of times at least 2 dice show up a 3 or a 5 is. तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 4 डाइस हैं, उनको हम थ्रो कर रहे हैं, और कितने टाइम्स थ्रो कर रहे हैं 27 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो अभी जो एक थ्रो में होने वाला है वही हमारा सेकेंड थ्रो, थर्ड थ्रो, फोर्थ थ्रो में हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली थ्रो कर रहे हैं हम 27 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को अभी थोड़ा सा स्किप करेंगे और सिर्फ 1 टाइम जब थ्रो कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम 4 फेयर डाइस को थ्रो कर रहे हैं। अब आगे क्या पूछा गया है, देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स टोटल 27 टाइम्स जब हम थ्रो कर रहे हैं उसमें पूछा गया, तो उसको भी अभी थोड़ा सा छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। अब बात करना है कि एटलीस्ट 2 डाइस शो अप। तो 4 के अंदर से 2 डाइस, कम से कम 2 डाइस शो अप। क्या शो करते हैं, अ 3 और अ 5, ठीक है, या तो 3 शो कर रहे हैं या फिर 5 शो कर रहे हैं। अब इस जो 4 डाइस को थ्रो करने वाला केस है, इसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो या तो हम 4 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हो या फिर एक डाई को 4 टाइम्स थ्रो कर रहे हो, ठीक है। तो आउटकम सिमिलर से ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक डाइस को 4 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, और फिर वो केस बना कि 4 डाइस थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा, उसमें जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो हम 27 इंडिपेंडेंट टाइम्स थ्रो करने की, है ना, तब कंसिडर करेंगे। अब बात करते हैं कि जो 4 डाइस है वो हो गया हमारा n = 4, ठीक है। तो 4 डाइस हो गया, या एक डाई 4 टाइम थ्रो कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया 4। और एक बार जब वो डाइस थ्रो हो रहा है तो उसमें 3 और 5 मीन्स 3 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, वो हो जाएगी 2 हमारे फेवरेबल है, और टोटल कितने होते हैं 1 to 6, ठीक है। तो 2/6 हमारी फेवरेबल हो जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगा 1/3। और Q मीन्स 3 और 5 अपीयर ना हो, शो ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/3, ठीक है। Q = 1 - P से भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। और इसमें बोला गया, ये तो आ गया हमारा P और Q, इसमें बोला गया कि एटलीस्ट 2 डाइस शो, मीन्स 4 डाइस में से 2 डाइस पे शो होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से कंसिडर करें तो हम बोल सकते हैं कि जब 4 टाइम्स हमने, है ना, डाइस को थ्रो किया है तो एटलीस्ट 2 से ज़्यादा, है ना, एटलीस्ट 2 टाइम्स ये शो होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 की जब बात आ रही है तो हम बात कर सकते हैं
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, या तो 2 या 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 4, इस तरीके से। तो इसको दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी आर इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी आर इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी आर इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, या फिर एक तरीका है 1 माइनस जो कम वाले हैं वो माइनस कर दो, ठीक है। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो वहाँ से भी सेम आंसर आएगा और यहाँ से भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। ये सब हम कंसेप्ट वीडियोस में सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो प्रोबेबिलिटी r इक्वल्स टू 2 कितना होगा, हमें पता है कि 4 डाइस है, या फिर हम बोल सकते हैं 4 ट्रायल्स हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4c2 और p की पावर r, ठीक है। तो p कितना है 1/3, इसकी पावर है r मीन्स 2, और जो बाकी है 2/3 फेलियर, जब 3 और 5 शो नहीं हो रहा होगा तो उस पर कितनी पावर आएगी 2। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 4c3 1/3 की पावर 3, है ना, और 2/3 की पावर 1 प्लस 4c4, चारों बार हमारा यही केस जनरेट हो रहा है, तो 1/3 की पावर 4 और ये आ जाएगा 2/3 की पावर 0, ठीक है। तो इसको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये उस केस की प्रोबेबिलिटी है जब हम एक बार में 4 फेयर डाइस को थ्रो कर रहे हैं। इस तरीके से हमें 27 टाइम्स उनको थ्रो करना है, ठीक है। तो उसकी भी बात करेंगे, अभी इसका जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 3 और 3, ठीक है। तो हर जगह 3 की पावर 4 है न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो वो तो बाहर ले लेते हैं कॉमन। और क्या है, और ऊपर में 2 की पावर तो खैर वेरी कर रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4c2, तो 4 3 12/2, तो ये आ जाएगा 6, और 3 की पावर 4 हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 2 4, ठीक है, प्लस 4c3 कितना हो जाएगा 4c1 विच मीन्स 4, और यहाँ पर 3 की पावर 4 हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पर बचेगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 8, प्लस 3 की पावर 4 बाहर, ये तो 1, और 4c4 की वैल्यू भी 4c0 वो भी 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचेगा सिंपली 1। तो यहाँ से ध्यान से देखो कितना बन रहा है, यह आ जाएगा 9 और ये कितना है 24, तो 24 प्लस 9 आ जाएगा 33, और नीचे कितना है 81, ठीक है। तो इसको 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो 11/27 आपका आंसर आ गया है। फाइनल आंसर नहीं है, ये आंसर आया है जब एक बार में आप 4 फेयर डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, किसके सक्सेस, 3 और 5 आने की एटलीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है। तो उसकी सक्सेस ये है। अब हम देखो इसको हर बार 27 टाइम्स हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये छोटे वाला रिजल्ट जो आया है इसको हमें 27 टाइम्स करना है, तो हर बार यही प्रोबेबिलिटी के साथ आएगा, ठीक है। और हमने बताया था कि जो एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करते हैं और मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन और मीन कैलकुलेट करेंगे, तो मीन कितना होता है NP, ठीक है। याद होगा आपको जब हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो NP, तो हर बार यही प्रोबेबिलिटी आने की कोशिश होगी, है ना। और 27 टाइम्स कर रहे, तो N क्या है यहाँ पर 27, और P क्या है प्रोबेबिलिटी दिस, तो ये आ जाएगा आपका 27 इंटू 11/27, इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो 11 टाइम्स ऐसा होने का हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, जो सिंगल ऑप्शन करेक्ट है और जो JEE एडवांस 2022 में पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया सपोज दैट बॉक्स 1 कंटेन्स 8 रेड 3 ब्लू एंड 5 ग्रीन बॉल्स, box 2 contains 24 red 9 blue and 15 green balls, box 3 contains 1 blue 12 green and 3 yellow balls, box 4 contains 10 green 16 orange and 6 white balls. A ball is chosen randomly from box 1, call this ball B. तो box 1 से हमने एक बॉल निकाली है, उसको हम नाम दे रहे हैं बॉल B का, ठीक है। इफ B इज रेड, तो जो बॉक्स 1 से निकली अगर वो रेड है, देन अ बॉल इज चोजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स 2, तो अनदर बॉल निकालते हैं बॉक्स 2 से। इफ
B is blue, then a ball is chosen randomly from box 3. If B is green, then a ball is chosen randomly from box 4. The conditional probability of the event one of the chosen balls is white, given that the event at least one of the chosen balls is green has happened is equal to. तो यहाँ पर हमारे पास जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो इवेंट क्या है, वन ऑफ द चोजन बॉल्स इज वाइट। तो जो चोजन बॉल है वो वाइट होनी चाहिए, तो उसको इवेंट को नाम दे रहा हूँ मैं एक्स। और जो हो चुका है इवेंट, एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल्स इज ग्रीन, कम से कम एक चुनी हुई बॉल तो ग्रीन होनी चाहिए। तो ये इवेंट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। हमें पता है कि जो दो बॉल हमने चूज करी है उसमें से एक, कम से कम एक बॉल तो ग्रीन है ही, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी गई किसकी है, पूछी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सच दैट वाई हैज़ हैपेंड, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बॉक्स 1 के अंदर 8 रेड 3 ब्लू 5 ग्रीन बॉल्स हैं। और जब भी हम रेड ब्लू ग्रीन निकालते हैं, है ना, बॉक्स 1 से, तो हम डिफरेंट बॉक्सेस से अनदर बॉल्स निकालते हैं, ठीक है। तो इन सब के अंदर जो बॉल्स हैं उनको मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया है ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। तो ये है हमारा बॉक्स 1, ठीक है, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और ये आ गया आपका बॉक्स 4। तो बॉक्स 1 में से अगर रेड बॉल निकालते हैं, ठीक है, तो हम फिर उसके बाद, या ऐसा कहे कि बॉक्स 1 में से अगर रेड बॉल निकलती हैं तो हम बॉक्स 2 से बॉल निकालते हैं, ठीक है, तो इसके पास जाएंगे। और बॉक्स 1 से अगर ब्लू बॉल निकलती हैं तो हम बॉक्स 3 के पास जाएंगे। और अगर बॉक्स 1 से ग्रीन बॉल निकलती हैं तो हम बॉक्स 4 के पास जाएंगे, ठीक है। और बोला गया है कि मैंने ये भी लिख लिया इवेंट अच्छे से, एक्स और वाई इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो किसका निकालना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई का, जिसको अगर हम लिखे अच्छे से तो ये हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। तो अगर इनको ध्यान से समझे, एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा यहाँ से क्लियर, ठीक है। तो एक्स क्या है, वन ऑफ द चोजन बॉल्स इज वाइट, तो एक बॉल जो वाइट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर वाइट बॉल तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ बॉक्स 4 के अंदर ही है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमें वाइट बॉल्स के चूज करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो हमें बॉक्स 4 तक पहुँचना ही होगा कैसे ना कैसे। और कैसे पहुँचेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे बॉक्स 4 से बॉल, वो करेंगे हम जब B1 से, मीन्स बॉक्स 1 से हमारी ग्रीन बॉल निकलेगी तभी हम बॉक्स 4 पे जाएंगे और वहाँ से वाइट बॉल निकालेंगे, ठीक है। तो वाइट बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बॉक्स 4 दिस विल बी कितनी होगी, 6 वाइट बॉल्स है और टोटल कितने, 16 6 22 और ये 10 32, तो 6/32 हमारी वाइट बॉल्स की, है ना, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ड्रॉइंग फ्रॉम बॉक्स 4, ठीक है। तो ये तो हमारा फेवरेबल आ गया है। अच्छा, इसमें y वाली भी बात है, इंटरसेक्शन y के साथ है। तो y क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल्स इज ग्रीन, तो कम से कम एक बॉल तो ग्रीन होनी चाहिए। और अगर दोनों ग्रीन हो जाए तो भी बढ़िया है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि वाइट बॉल निकालनी है हमें, है ना, एक्स इवेंट में, तो हम दोनों की दोनों ग्रीन नहीं निकाल सकते। हमें पता है जब बॉक्स 4 के पास जाएंगे तो एक ग्रीन बॉल तो ऑलरेडी निकालनी ही पड़ेगी बॉक्स 1 से, तभी हम बॉक्स 4 के पास पहुंचेंगे। और यहाँ से हम निकालेंगे वाइट बॉल्स। तो अगर इनका इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन पार्ट क्या होगा कि भाई ग्रीन से निकले और फिर वाइट निकाल ली और हमारा जो फेवरेबल पार्ट है न्यूमरेटर वाला वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको इस तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, या फिर जितनी ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही बॉक्स 4 तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी होगी। या फिर हम बोले कि बॉक्स 4 से बॉल निकालने की जितनी प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही ग्रीन बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो वो आ जाएगी 5 अपॉन टोटल कितनी बॉल्स है, 16, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 4, ठीक है, बॉक्स 4 से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और उसके बाद हमें बॉक्स 4 से फिर वाइट बॉल निकालनी है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन दैट इट इज़ फ्रॉम बॉक्स 4,
ठीक है इतनी बात। तो ये तो न्यूमरेटर हमारा क्लियर हो गया। लेकिन अगर डिनोमिनेटर की बात करें, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई है हमारा कि कम से कम एक बॉल तो ग्रीन होनी चाहिए। दैट मीन्स एक हो या एक से ज़्यादा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, काम हमारा हो जाएगा, कम से कम एक तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं बॉल्स निकालने के, है ना। बॉक्स 1 से बॉल निकाली, उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस है ना, रेड ब्लू ग्रीन, जैसे भी निकली। तो एटलीस्ट 1 ग्रीन चाहिए। अब हमें पता है कि रेड, यहाँ से रेड निकली तो हम बॉक्स 2 तक पहुँचे, लेकिन यहाँ पर ग्रीन नहीं निकली तो यहाँ से तो ग्रीन निकलनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फ्रॉम बॉक्स 2, तो ये हो जाएगी आपके पास 15 बाय टोटल बॉल्स कितनी है, ये है आपके पास 48, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखो ब्लू बॉल निकली तब हम बॉक्स 3 के पास पहुँचे, दैट मीन्स एक ग्रीन चाहिए, तो यहाँ पर तो नहीं निकले ग्रीन, तो यहाँ पर ग्रीन निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फ्रॉम बॉक्स 3 ये आ जाएगी आपकी 12 ग्रीन है, और टोटल कितनी है 12 3 15 और 1 16, ठीक है। तो इतनी प्रोबेबिलिटी के साथ हम ग्रीन बॉल निकालेंगे बॉक्स 3 से, और यहाँ पे ग्रीन बॉल निकालेंगे बॉक्स 2 से। लेकिन बॉक्स 2 तक पहुँचने के लिए भी तो हमें कुछ प्रोबेबिलिटी चाहिएगी, ठीक है। तो वो बॉक्स 2 तक पहुँचने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 चाहिए, ठीक है। तो जितनी प्रोबेबिलिटी के साथ रेड बॉल यहाँ से निकलेगी, उतनी ही प्रोबेबिलिटी के साथ हम बॉक्स 2 को चूज़ करेंगे कि वहाँ से बॉल निकाल ले आगे। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, रेड बॉल हमारे पास 8, ठीक है, और टोटल बॉल्स कितनी है यहाँ पे पता ही है हमें 16 है, और यहाँ पर ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जितनी होगी उतनी ही बॉक्स 3 को चूज़ करने की होगी सेकंड बॉल निकालने के लिए। तो ब्लू बॉल कितने हैं यहाँ पर 3 बाय 16, ठीक है। तो इसको भी सर्कल में कर देते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत है। तो ये तो हमारे न्यूमरेटर में आ ही गए हैं। और जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लिखेंगे उसमें अब थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। तो जब इस रास्ते से जा रहे हैं तो पहले हमारी रेड निकली, ठीक है, बॉक्स 2 को चूज़ किया उसकी प्रोबेबिलिटी, और फिर वहाँ से ग्रीन बॉल निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसको लिखेंगे हम बॉक्स 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम बॉक्स 2 प्लस यहाँ से भी निकालेंगे ग्रीन बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3 एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम बॉक्स 3, ठीक है। अब लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर जब हम इस रास्ते पे जा रहे हैं बोला गया कि एटलीस्ट 1 ऑफ द बॉल्स इज ग्रीन, तो कम से कम एक होनी चाहिए। अब हमारे पास ऑलरेडी एक ग्रीन बॉल आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लिखते हैं ना कि भाई एक तो आ चुकी, अब यहाँ से कोई भी बॉल निकले हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एटलीस्ट वाला जो केस है वो हमारा फुलफिल हो गया कि भाई एक तो आई गई ग्रीन बॉल, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B4, ठीक है। बॉक्स 4 तक पहुँचे हम ग्रीन बॉल निकाल के। अब इसके बाद ये निकले या ये निकले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो टोटल में से टोटल बॉल निकल जाए, कोई भी जब चूज़ करेंगे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई में हम क्या कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, कोई भी बॉल निकले सारी की सारी बॉल फेवरेबल है, और अपॉन टोटल, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रीन बॉल निकालने का कंडीशन लिखना है तो ये हमारा काम कर जाएगा। अब बात करते हैं इनमें वैल्यूज़ पुट करने की, जल्दी से पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ B4 विच इज़ 5/16 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W बाई B4 विच इज़ 6/32, ठीक है। ये तो हुआ हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा B2 8/16 इंटू 15/48। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 ये है हमारी 3/16 इंटू 12/16 प्लस लास्ट में क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ B4 विच इज़ 5/16, ठीक है, इंटू 1। ये 1 का कंसेप्ट आई होप अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि ग्रीन बॉल एक निकल चुकी है, यहाँ से कोई भी बॉल निकले हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जो टास्क है ना वाई इवेंट है वो हो चुका है। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे, 16 आपको पता है डिनोमिनेटर में सारी जगह है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप 3 से डिवाइड करो ऊपर नीचे
तो ये बनेगा 16 और यहाँ पर भी आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3, ये 16। तो आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसमें ज़्यादातर 16 है, तो 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर में ये वाला 16 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 15 और यहाँ पर 16 कैंसिल तो ये बचा 40 प्लस यहाँ का भी 16 कैंसिल तो ये बचा 36, ठीक है, प्लस यहाँ का 16 है ही नहीं तो ये होगी मल्टीप्लाई 80, ठीक है। तो 15 बाय ये आ जाएगा आपका 6, 8 4 12 3 15, तो यहाँ पर आप 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लो तो ये बनेगा 5 और ये बन जाएगा 52, ठीक है। तो 5/52 आपका प्रॉपर आंसर होगा। और अच्छी बात यह है कि ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो इसीलिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और 5/52 पे को क्लिक कर दो, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो अगेन सिंगल ऑप्शन करेक्ट है और जो जे एडवांस 2020 में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट C1 एंड C2 बी टू बायस्ड कोएंस। बायस्ड कोएंस क्या होता है? जिसके हेड या टेल है ना, कोएंस है तो हेड या टेल ही आएगा, उनके आने की प्रोबेबिलिटी सेम ना हो। अनबायस्ड कोएन में क्या होता है कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, बट यहाँ पर डिफरेंट है। सच दैट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड इन अ सिंगल टॉस आर 2/3 एंड 1/3। तो जो C1 कोएन है, अनबायस्ड कोएन है, उसमें सिंगल टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है और C2 पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है ना, रेस्पेक्टिवली। सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C1 इज टॉस्ड ट्वाइस independently, and suppose beta is the number of heads that appear when C2 is tossed twice independently, then the probability that the roots of the quadratic polynomial x square minus alpha x plus beta are real and equal। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो तो हमें पता है कि कब होंगे इसके रूट रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ से अल्फा और बीटा में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो और अल्फा बीटा क्या है? अल्फा है नंबर ऑफ हेड्स जब हम C1 को टॉस करते हैं 2 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, और बीटा है नंबर ऑफ हेड्स जो अपीयर होता है जब हम C2 कोएन को टॉस करते हैं 2 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो C1 है और C2 कोएन है उस पे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो C1 पे बोला गया है हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/3, ठीक है, और हेड आने की कितनी है तो टेल आने की कितनी होगी। अब हमें पता है कि हेड या टेल ही आएगा, तो हेड आने की कितनी है तो टेल आने की हो जाएगी 1 माइनस दिस, तो बनेगी 1/3। सिमिलरली C2 कोएन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें 1/3, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस दिस, दैट मीन्स 2/3, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि जो अल्फा है जब हम 2 टाइम्स टॉस करते हैं तो उस पर नंबर ऑफ हेड्स जो अपीयर होता है, तो अल्फा की वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल है? अल्फा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। कैसे? कि भाई जब 2 टाइम्स टॉस किया तो हो सकता है कि हेड आया ही नहीं, ठीक है, एक बार भी तो 0 हो जाएगा। अगर एक बार आ गया दोनों टॉस में, किया तो पहले आया या बाद में आया तो एक बार, और अगर दोनों बार हेड आ गया तो बहुत बढ़िया, 2 टाइम्स। सिमिलरली बीटा क्या है? जब C2 कोएन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो अल्फा है जब C1 कोएन को टॉस करते हैं और बीटा है जब C2 कोएन को टॉस करते हैं, लेकिन उसको भी 2 टाइम्स इंडिपेंडेंटली टॉस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बीटा की वैल्यू 0 1 2 ही रहेगी, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ना, तो ये पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं रियल और इक्वल हो उसके लिए क्या करेंगे हम? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 लगा देंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो b² क्या है? माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए क्या होता है? x² का कोफिशिएंट विच इज 1 हियर, और c क्या है? कांस्टेंट, तो ये है बीटा। माइनस 4 बीटा है तो उसको उधर ले जाएंगे और ये बन जाएगा प्लस का, है ना, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बीटा।
तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें पता चल जाए तो हम बोल सकते हैं कि उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी कि इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर हो रही है बात? कैसे? प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को घुसा दिया है। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि जो अल्फा और बीटा है उनकी वैल्यूज यही एक्सेप्टेबल है जो हमें गिवन ही है, ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे अल्फा और बीटा की। तो अगर एक चीज़ तो मुझे क्लियरली नज़र आ रही है कि जो अल्फा और बीटा है अगर दोनों ही जीरो हो जाएं तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, ठीक है। तो एक तो ये वाली वैल्यू क्लियरली सेटिस्फाई करेगी ही, ठीक है। और अगर यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है और यहाँ पर 4 बीटा है तो अल्फा की जगह अगर 2 पुट कर दे तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और इधर है 4 बीटा, तो बीटा की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं तो ये बच जाएगा 4 इंटू 1 4, तो इधर भी 4 उधर भी 4, तो ये भी कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा इक्वल्स टू 1 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है और कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाई करते हुए दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यही हमारे केसेस हो गए। अब इनके बेसिस पे हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हमें पता है जब अल्फा इक्वल्स टू 0 बीटा इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स क्या है, अल्फा की किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा? नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर ऑन C1। दैट मीन्स अल्फा अगर 0 है तो C1 पे कोएन 1 पे एक भी हेड अपीयर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में जो कंसेप्ट सीखे थे उनको लगाएंगे, अब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी, कैसे आएगी? अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जो दोनों केसेस हैं या तो ये वाला हो जाए ऊपर वाला, ठीक है, या फिर नीचे वाला हो जाए। तो ये तो हमारे और के साथ जुड़े हुए हैं और जो अल्फा इक्वल्स टू 0 बीटा इक्वल्स टू 0 है ये एंड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड तभी सेटिस्फाई करेगा, नीचे भी एंड तभी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। तो अल्फा इक्वल्स टू 0 का मीनिंग हुआ, हमने बताया कि जब यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स 0 हो तो हम क्या लिखेंगे? हमें पता है कि 2 टाइम्स टॉस किया गया है तो 2C0, ठीक है, इनटू हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की? 2/3, बट वो आ रहा है 0 टाइम्स और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, वो आएगा 2 टाइम्स। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि अगर एक भी बार हेड नहीं आ रहा है तो दोनों बार टेल ही आएगा। यही तो होता है NCR P की पावर R Q की पावर N-R, ठीक है, 2 - 0। अब बात करते हैं हम बीटा इक्वल्स टू 0 की, तो वो भी किससे होगा? मल्टीप्लाई के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो उसमें से भी एक बार भी हेड नहीं आ रहा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3, ये आ रहा है 0 टाइम्स, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3, ये आ रहा है 2 टाइम्स, है ना। एक बार भी हेड नहीं आएगा तो टेल ही आएगा दोनों बार। अब दूसरा केस क्या है इसी में है कि भाई अल्फा इक्वल्स टू 2 मीन्स कोएन 1 पे हमारा 2 टाइम्स हेड आ जाए, ठीक है, दोनों टाइम हेड आ जाए। दैट मीन्स 2 कोएन टॉस किए, दोनों बार हेड आ गया। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3, दोनों बार आया है, दैट मीन्स स्क्वायर करेंगे, और टेल एक बार भी नहीं आया, दैट मीन्स 1/3 की पावर 0। समझ में आई बात? अब इसी में ही मल्टीप्लाई किया है क्योंकि बीटा इक्वल्स टू 1 भी होना चाहिए तभी ये सेटिस्फाई होगा। अब बीटा इक्वल्स टू 1 के लिए कोएन 2 पे 1 हेड आना चाहिए, ठीक है। तो 2 टाइम्स टॉस किया है, 1 टाइम हेड आना चाहिए, एक टाइम हेड है तो हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 उसकी पावर 1, और टेल की प्रोबेबिलिटी है 2/3 उसकी पावर हो जाएगी 1। एक बार हेड एक बार टेल, ठीक है। तो ये दोनों केसेस हमने कवर कर लिए। अब चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? देखो 2C0 कितना है? 1 हो जाएगा, 2/3 का पावर 0 ये भी 1, तो ये कितना आ गया है आपका? 1/9 इंटू यहाँ पर 2C0 ये भी कितना है? 1, ये भी 1, और ये कितना है? 2/3 का पावर 2, तो ये आ जाएगा 4/9 प्लस नीचे वाले में देखो 2C2 को भी हम क्या लिखते हैं? 0, है ना। 2C0 तो इसके वैल्यू हो जाएगा 1, इसका भी वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 4/9 इंटू यहाँ पर कितना है? 2C1 है कितना? 2 होता है, और 1/3 2/3, तो ऊपर बन गया 2 इंटू 2 4 और नीचे बन गया 9। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई है? 9 9 81,
ठीक है, और ये कितना है 4 + 16, तो 20/81 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 20/81 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए बच्चों एक नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं जो कि 1 और मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट हैं और जे एडवांस 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे ऑप्शन हमें चेक करने होंगे कि वो कहीं रॉन्ग ना हो जाए या राइट ना हो जाए। ठीक है, जो भी होगा वही बताना है। लेट ई, एफ एंड जी बी 3 इवेंट्स हैविंग प्रोबेबिलिटीज। Probability of E is 1/8, probability of F is 1/6, probability of G is 1/4, and let probability of E intersection F intersection G is 1/10 for any event H. If H dash denotes its complement, then which of the following statements is are true? तो हमें यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट्स बताने हैं। ठीक है, तो सारे के सारे चेक करने होंगे, वही 1 और मोर देन 1 वाला कंसेप्ट। और ये थोड़ा सा गिवन है कि कोई अगर इवेंट H है तो उसका जो H डैश है वो डिनोट करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट को, बट ये तो नोटेशन हमें ऑलरेडी पता ही है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर 3 सेट्स है E, F, G। ठीक है, तो उसको वेन डायग्राम में हमने थोड़ा सा सही से बना लिया है ताकि बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन हो सके। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E है, पूरे के पूरे सर्कल की प्रोबेबिलिटी 1/8 है और F वाले की 1/6, G वाले की 1/4 है। और जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, तीनों का कॉमन पार्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10। तो ये हमें पता है तीनों का कॉमन पार्ट होता है, तो यहीं पर हम लिख लेंगे 1/10। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटीज नहीं पता है उसको हम थोड़ा सा वैल्यू दे देते हैं, कोई वेरिएबल्स, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, सारे के सारे ऑप्शन अपने चेक कर पाए, मैच कर पाए, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो सपोज ये वाला जो पोर्शन है ओनली ई वाला, ठीक है, जो कॉमन पार्ट्स है वो नहीं, ओनली ई, इसको मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये सी, और जो कॉमन है ई और एफ का, ठीक है, उसमें से एक पार्ट तो तीनों को कॉमन है 1/10, तो जो सिर्फ ई और एफ का कॉमन है इसको बोल देंगे हम सपोज एक्स, ये सपोज वाई और ये सपोज जेड। ठीक है, तो हमने सभी को नेम दे दिया। अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा चेक करना। अब ध्यान से देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन मीन्स ई और एफ का कॉमन पार्ट, और उसका भी इंटरसेक्शन है जी डैश के साथ, मीन्स जी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी के बाहर जाना है ना, जी का कॉम्प्लीमेंट, तो जी के बाहर जाना है और ई और एफ के कॉमन पार्ट में देखना है। तो कॉमन पार्ट ई एफ का तो ये है, लेकिन हमें जी के बाहर जाना है, दैट मीन्स 1/10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो सिर्फ एक्स वाला पार्ट है उसी को हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, और बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मीन्स जो हमने एक्स रिप्रेजेंट किया है ये प्रोबेबिलिटी है उस पार्ट की, तो एक्स इज लेस देन 1/<=1/40। ये हमें बताना है क्या ये सही है या गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x आ रहा है हमारा e में और f में। ठीक है, तो e वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसको देख लेते हैं क्या क्या है। टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, a + x + y + 1/10। ठीक है, यही तो हमारे पास 4 पोर्शंस हैं 4, तो एक पार्ट ये है, एक ये, एक ये, एक ये, तो चारों की अगर प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ e आ जाएगी। ठीक है, जो कि गिवन है 1/8। तो यहाँ से बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि हमारे पास x पे कुछ ना कुछ कंडीशन हमें पता चल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो x को अलग लिख लो +a/y, और जो ये 1/10 है उसको उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो ये होगा 1/8 - 1/10। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 40। थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे 40 को तो आ जाएगा 5, और 10 से करेंगे तो 4, तो डिफरेंस आ जाएगा 1/40। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो कर लो, 1/10 उधर ले जाके सिंपली माइनस करना है। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करो कि भाई x है तो x एक प्रोबेबिलिटी है, उसमें हम a की प्रोबेबिलिटी है ना, a और y को ऐड कर रहे हैं। a और y क्या है भाई, जो ओनली a वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है y, तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज लिखी है, दैट मीन्स उनका वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करेगा।
ठीक है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करके हमारा 1/40 आ रहा है, तो अगर इसको उधर ले जाएं तो x का वैल्यू 1/40 से कुछ ना कुछ कम ही होगा, ये उधर जाके माइनस होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हमेशा या तो 1/40 होगा, वो किस केस में होगा, जब दोनों की वैल्यू a और y की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर उससे कम ही होगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू है ना x है, तो इसकी वैल्यू 1/40 से कम ही होगी। समझ में आ रही है बात? तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लिख भी देते हैं कि जो x है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/40 से कम या उसके इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू उधर जाके माइनस होगी तो कुछ कम ही करेगी। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, दूसरे ऑप्शन की। तो ये है E इंटरसेक्शन F, E पे कॉम्प्लीमेंट है F इंटरसेक्शन G, मीन्स E के बाहर रहना है, ठीक है, तो इस सर्कल के बाहर रहना है, और F और G का इंटरसेक्शन मीन्स F ये सर्कल है, G ये सर्कल है, तो 1/10 और Z F और G का कॉमन पार्ट, बट E के बाहर रहना है, दैट मीन्स सिर्फ Z की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मीन्स Z लेस देन और इक्वल टू 1/15, ठीक है, तो उसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा ये है G वाला पार्ट है, इसमें हम थोड़ा सा सिमिलर कैलकुलेशन लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, एक तो है हमारी y प्लस जेड प्लस सी, तो यहाँ पर z की वैल्यू के बारे में हम कुछ बता पाएंगे, प्लस 1/10, ठीक है। तो ये g के बारे में लिख रहे हैं हम, चारों के चारों पोर्शन को ऐड कर दिया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है g की, हमारे पास 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखो कि अगर हम 1/10 को उधर ले जाके माइनस कर दे तो कितना बनेगा, z के बारे में बताना है तो z प्लस y प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/10, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा आपके पास 20, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो नीचे आ जाएगा 20 और 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर आपको कुछ यूजफुल रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें z के बारे में बताना है। अब हमें पता है कि ये जो पॉजिटिव वैल्यूज ही होंगी कुछ, तो उधर जाके माइनस होगा, तो 3/20 से कम ही होगा z का वैल्यू, ठीक है। तो 3/20 कितना, लगभग ये आ जाएगा आपका 0.06, ठीक है, और ये आ जाएगा 0.04। तो हम देख पा रहे हैं कि z का वैल्यू 0.06 से छोटा है और यहाँ पर 0.04 से छोटा है, तो ये वैल्यू सही होगा। या फिर यहाँ पर आपने g को यूज़ किया तो आप एक यूजफुल रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप f भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में हमें नहीं पता है कि कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो हम f को भी ट्राई करके देखते हैं, क्या पता वहाँ से कुछ यूजफुल रिजल्ट डायरेक्ट दिख जाए, ठीक है। हालांकि यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ये ऑप्शन सही होगा। तो f के लिए अगर हम यूज़ करें तो वहाँ से बन जाएगा x प्लस बी प्लस जेड प्लस 1/10 इक्वल्स टू, ये कितना है f का प्रोबेबिलिटी, ये है हमारा 1/6, ठीक है। तो यहाँ से हमें चाहिए z का वैल्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, तो x प्लस बी हम अलग से लिख लेंगे, इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/10, तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 30, और 30 लेने के बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 माइनस 3, तो यह आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 1/15, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम वैल्यू आ गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भाई जो z है वो होगा 1/15 माइनस, इसको उधर ही लिख दो चलो, तो x प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आपको पता है कि जो x और b है उनकी वैल्यू तो कुछ पॉजिटिव ही होगी, दैट मीन्स 1/15 में से कुछ घट ही रहा है, माइनस हो रहा है, दैट मीन्स 1/15 से कुछ छोटी ही होगी वैल्यू। और अगर ये दोनों ही वैल्यूज 0 हो जाए x और b, तो ये z 1/15 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स जो ये प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ये 1/15 से लेस देन और इक्वल टू होगी, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी पूछा गया है, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, आगे क्या है,
जी, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें हम माइनस भी करते हैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट, है ना, तीनों के माइनस करते हैं एक्स वाई जेड, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया, और फिर उसके बाद प्लस करते हैं ये वाला पार्ट। बट हम इतना कह सकते हैं कि इसमें से माइनस करने के बजाय अगर इसी को ही हम कैलकुलेट करें तो ये वाला वैल्यू इससे कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ माइनस करने के बाद इसके इक्वल आता है वो, ठीक है। तो जब हम ई, एफ और जी को टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तीनों की, तो इससे ज़्यादा ही होगी वो, दैट मीन्स ये इससे छोटा ही होगा। तो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना गिवन है, 1/8, ठीक है, प्लस 1/6 प्लस ये कितना है 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर हम अलग से कैलकुलेट कर ले तो ये वैल्यू कितने आ जाएगी, यहाँ पर 24 आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ से आएगा 3 डिवाइड करके, यहाँ से 4, यहाँ से 6, तो 3, 4, 7 और 6 13, ठीक है। तो 13/14 आपका ऑप्शन ये बन रहा है, और ये किससे छोटा है ना, ये है एफ यूनियन जी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी आपकी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास बचा है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या लिखा हुआ है, इसको हमें ध्यान से देखना है। यहां पर बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार इंटरसेक्शन जी बार इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं हम, अगर इंटरसेक्शन है और सारों पे कॉम्प्लीमेंट्स लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, यूनियन बना देंगे सबके, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई यूनियन एफ यूनियन जी, और बाहर लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट। आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब हम 2 को यूज़ करते थे, ई इंटरसेक्शन एफ, सॉरी ई यूनियन एफ और उसका इंटरसेक्शन, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस दिस, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बिल्कुल उसी तरीके से। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी है, ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें लेस देन इक्वल टू के बारे में बताना है। तो इसकी जो वैल्यू है हमने ये देखी, ठीक है, 13/24 से छोटा ही होगा ये, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे छोटा ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस मैक्सिमम वैल्यू को पुट करें, ठीक है, और 1 माइनस मैक्सिमम में से हम कुछ घटा रहे हैं, कुछ माइनस कर रहे हैं, ज़्यादा माइनस कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वाला वैल्यू कुछ ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस 13/24, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन दिस, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 11/24, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्स ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 11/24, क्योंकि हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो साइन है वो तो ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर 5/12 है, यहाँ पर 11/24 है, तो नंबर भी अलग अलग है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करो तो ये क्या बन जाएगा, 10/24, ठीक है। ऊपर नीचे डिवाइड किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया है 2 से। तो यहाँ पर अगर आप 10/24 से कुछ रिलेशन देखना चाह रहे हो, तो अगर हमें पता है कि ये वैल्यू 11/24 से बड़ी है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 10/24 से भी बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो वैल्यू है वो 10/24 से ग्रेटर है, बट यहाँ पर लेस देन पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी सी हमारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो 1 और मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट हैं और जे एडवांस 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर भी हमें सारे के सारे ऑप्शंस करेक्टली चेक करने हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, सभी को चेक करना होगा। देयर आर 3 bags B1, B2 and B3. The bag B1 contains 5 red, 5 green balls. B2 contains 3 red, 5 green balls. B3 contains 5 red and 3 green balls. Bags B1, B2 and B3 have probabilities 3/10,
3/10 and 4/10 respectively being chosen. A bag is selected at random and a ball is chosen at random from the bag, then which of the following is are correct. ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फिर इसमें से हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके बारे में बताना है. ठीक है, तो चलिए ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या हमसे पूछा गया है इन ऑप्शंस में. तो बैग 1 के अंदर है हमारे पास 5 रेड बॉल 5 ग्रीन बॉल. ठीक है, तो यहाँ पर बैग 1 बना लेते हैं. 5 रेड बॉल हैं और 5 ग्रीन बॉल हैं. चलिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है, बोला गया है B2 बैग के अंदर है 3 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स. तो 3 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स बैग 2 के अंदर. और जो थर्ड बैग है उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं. यहाँ पर है 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स. ठीक है, तो 5 रेड 3 ग्रीन बॉल्स. तो ये भी दिया हुआ है कि बैग 1 बैग 2 बैग 3 इनमें से बॉल जो चूज करने का प्रोबेबिलिटी है वो क्या है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले बोला गया बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज चोजन एट रैंडम. ठीक है, तो बैग को सिलेक्ट किया और उस बैग में से फिर एक बॉल को सिलेक्ट किया. तो बैग B1 B2 B3 की प्रोबेबिलिटीज दी हुई है ना सेलेक्ट करने की. तो 3/10 3/10 4/10. तो इसको भी मेंशन कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग या सेलेक्टिंग बैग कितनी है 3/10 B1. ठीक है, बैग B2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी गिवन है हमारी 3/10. और बैग 3 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, ये गिवन है हमारी 4/10. ठीक है, इतने इन्फॉर्मेशन हमें पता है क्वेश्चन में. अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस बोले गए हैं और उसमें क्या हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 इक्वल्स 3/8. ठीक है, तो इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी दी हुई है, बस बताना है कि वो करेक्ट है या नहीं है, कौन कौन से करेक्ट हैं. तो यहाँ पर बोला गया चोजन बॉल इज ग्रीन. तो एक इवेंट मान लेते हैं कि भाई बॉल चूज कर रहे हैं और अगर वो ग्रीन है तो उसको G मान लेते हैं. ठीक है, गिवन दैट, गिवन क्या है उस पर हमें फोकस करना है. तो जो ए ऑप्शन है उसको क्या लिख सकते हैं हम, उसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन दैट B3. ठीक है, ये कितना गिवन है हमें 3/8. देखो यहाँ पर चोजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट सेलेक्टेड बैग इज B3. तो B3 से हमने सेलेक्ट किया है और चोजन बॉल इज ग्रीन वो 3/8 है. देखेंगे वो है कि नहीं. ठीक है, और जो बी पार्ट है उसमें बोला गया प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट. तो जो गिवन है ऑलरेडी उसको हम बाद में लिखें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये. चोजन बॉल इज ग्रीन इक्वल्स 5/13. ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं बी पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 सच दैट चोजन बॉल इज ग्रीन इक्वल्स टू कितना गिवन है 5/13. ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछा गया है. आगे बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन बॉल इज ग्रीन इक्वल्स 39/80. ठीक है, दैट मीन्स ग्रीन बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ ली गई है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G इज 39/80. ठीक है, तो ये ऑप्शन में सारे के सारे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत इजी हो जाए, वहाँ पर चेक करना आगे पीछे ना जाना पड़े. और क्या बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 एंड चोजन बॉल इज ग्रीन इक्वल्स 3/10. तो यहाँ पर गिवन दैट वाली कंडीशन नहीं है. ठीक है, तो सेलेक्ट किया B3 और वहाँ से चूज किया ग्रीन बॉल. ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई बैग 3 से हमने ग्रीन बॉल सेलेक्ट किया है. ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि भाई बैग 3 भी चूज किया इंटरसेक्शन ग्रीन बॉल भी चूज किया. ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है 3/10. तो चलिए आप देखते हैं जल्दी से कौन कौन सी वैल्यूज हमारी करेक्ट हैं, कौन से ऑप्शन हमारे सही होंगे. ठीक है, तो जो यहाँ पर अगर आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ G/B3, तो इसका क्या मतलब है कि B3 बैग से हमने ग्रीन बॉल निकाली है. ठीक है, तो B3 बैग तो ये रहा हमारा, यहाँ से ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी G फ्रॉम बैग 3, वो हो जाएगी हमारी सिंपल, जो ग्रीन बॉल्स है वो है 3 और टोटल बॉल्स है 8. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G/B3 है 3/8, वही हमारा ऑप्शन में भी गिवन है, तो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा.
ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 बाय G। दैट मीन्स हमें पता है कि ग्रीन बॉल तो आ चुकी है, ठीक है, लेकिन वो B3 बैग से आई है ये बताना है। तो ये किसका प्रॉब्लम हो गया, बेस थ्योरम का, ठीक है। तो वहां पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ G चाहिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी, और वो हमें निकालनी है ऑप्शन सी में। तो पहले ऑप्शन सी ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ग्रीन की टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होगी ग्रीन बॉल निकालने की, फ्रॉम B1 ये आ जाएगी आपके पास, ग्रीन बॉल है 5, टोटल बॉल है 10, तो 5/10, और यहाँ पर कितनी है ग्रीन बॉल्स, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ G फ्रॉम B2, और ग्रीन बॉल्स है 5 और टोटल बॉल है 8। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ग्रीन बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो जो भी ये सर्कल्स के अंदर है यही हमें मल्टीप्लाई करना है कोरेस्पॉन्डिंग, जैसा हमने अपने लेक्चर्स में सीखा है कंसेप्ट वीडियोस में। तो ये है हमारा सी पार्ट, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/10 इंटू 5/10, ठीक है, प्लस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ GB2 5/8, और नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर बोला गया है 4/10 इंटू 3/8। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी, आप फॉर्मूला लिखकर भी अगर ग्रीन बॉल की निकालोगे तो यही सब वैल्यूज वहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो ये 3 रास्ते हैं और तीनों का हमने वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, यहाँ से 3/10 आप बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा ये 2 टाइम्स कैंसिल होके, ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा आपका, चलिए लिख ही देते हैं, ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा 3/10 बाहर, तो 5/8, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 4 से 8 जाएगा 2 टाइम्स, तो ये भी आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 1/2 1, और 1 प्लस 5/8 कितना आ जाएगा 13/8, तो ऊपर 3 भी है तो 13 3 जा 39, और नीचे 8, तो ये आ जाएगा 8 10 80, ठीक है। तो 39/80 आपका वैल्यू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जो हमारा ऑप्शन बी है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3/G, ठीक है। तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, या बेस थ्योरम को भी इस तरीके से हमने एक्सपेंड करना बताया था, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि भाई G तो निकल चुका है बॉल, बट ये बताना है कि वो बॉक्स 3 से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ यही तो हमारा ऑप्शन डी भी है, ठीक है। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन G, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले हम B3 लिख लेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब B3 लिख लिया तो G सच दैट B3 हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 कितना है, यह है हमारा 4/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G/B3 कितना है 3/8। बेसिकली ये इन्हीं में से जो 3 पार्ट्स हमने लिखे थे उन्हीं में से एक पार्ट है, कौन से वाला है, लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से गया 2 टाइम्स 8, और ऊपर बचा 3, नीचे बचा 20, ठीक है। तो 3/20 हमारा डी ऑप्शन का आंसर आना चाहिए। ओहो, यहाँ पर तो 3/10 है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज आ चुकी, जो न्यूमरेटर में है वो है हमारा 3/20, और डिनोमिनेटर में कितना है 39/80, ठीक है। तो यहाँ से 20 से 80 जाएगा 4 टाइम्स, 4 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 12/39, ठीक है। क्या हमारा 12/39 है, नहीं, ये तो 5/13 है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए एंड सी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहाँ पर हम ए और सी बिल्कुल करेक्ट लगा देंगे। तो एडवांस के क्वेश्चन में इतना टाइम तो लग ही जाता है, ये समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप क्विकली कैलकुलेशन करते हैं बहुत इजी हो जाता है, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बहुत अच्छे से, ताकि इस तरह के क्वेश्चन भी 3 मिनट्स में या 2.5 मिनट्स में आप टारगेट कर सको जेईई एग्जाम में सोल्व करने का, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जेईई एडवांस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।